प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले जमान पार्क मैदान जंग बन गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी इदारों ने मुहासरा कर लिया। कारकुनान से टकराव में कई पुलिस अफसरान और पीटीआई कारकुनान जख्मी। आंसू गैस के शेल गिरने से इमरान खान के घर में धुआं भर गया। मेरी गिरफ्तारी की सूरत में अवाम जदोजहद जारी रखे, खान का अवाम से खिताब। गिरफ्तारी की सूरत में हुकूमत कब तक कप्तान को जेल में रख सकेगी, इन तमाम पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात का इनकाद खटाई में पड़ने का इम्कान, सिक्योरिटी इदारों ने फोर्सेस देने से माजरत कर ली, इलेक्शन कमीशन के एलामिये में अहम इंकशाफ। इसके अलावा बात करेंगे तोशा खाना नवाज शरीफ की जानिब से दर्जनों तहाइफ कौड़ियों के भाव ले जाने का इंकशाफ। कतर से लिए गए कारपेट, घड़ियां, ज्वेलरी सेट अपने पास रख लिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, सदर फारूक लगारी और गुलाम इसहाक खान तोशा खाना से क्या कुछ ले गए, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कराची पोर्ट ट्रस्ट का अपने मुलाजमीन को 10 बरसों में 6.25 अरब रुपए बोनस से नवाजने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने केपीटी को आइंदा बोनस देने से रोक दिया। ये क्या माजरा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो आज की सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार काशिफ अब्बासी साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काशिफ साहब, आज जो सारा दिन होता रहा, इनफैक्ट आपने शो में भी यही डिस्कशन कर रहे थे, जमान पार्क में जिस तरह से पुलिस कई घंटों से मौजूद है और सिर्फ पुलिस नहीं, एंटी रॉयड फोर्स है, इसके अलावा रेंजर्स को बुला लिया गया। सो एक मैसिव ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है और कारकुनान की रेजिस्टेंस भी देखने में आ रही है। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी और इस पूरे सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, होने क्या जा रहा है? देखिए, गिरफ्तारी करने गए हैं इसीलिए तो ये सब हो रहा है। ये पुलिस उधर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए ही मौजूद है, लेकिन इस वक्त तरीके इंसाफ रेजिस्ट कर रही है। मेरा ख्याल है ये देखिए, ये पिक एंड चूज नहीं कर सकता कि किस वक्त आपने आइन और कानून को मानना है और किस वक्त नहीं मानना। अगर कोर्ट का वारंट है, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किए हैं और पुलिस उसको उस पर अमल दरामद करने के लिए जमान पार्क में है, तो इमरान खान साहब जो एक वीडियो पैगाम दे चुके हैं अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को अपनी गिरफ्तारी के खदशे के बाद तैयार रहने या तहरीक जारी रखने का जो पैगाम दे चुका है, इनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब के लिए बेहतर विजुअल्स होते, इफ ही वॉकड आउट, अपनी गिरफ्तारी देते, पुलिस उसको साथ लेकर जाती है। अदालत मौजूद है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग है उनकी जमानत बहाल करने की। हो सकता है उनको जमानत वहां से मिल जाती, बट आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि किस जगह आइन और कानून पर अमल करना है, किस जगह आपने नहीं करना। मेरा ख्याल है बेहतर होता तरीके इंसाफ के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी कि गिरफ्तारी दे देते, लेकिन अब चूंकि बहुत से वर्कर्स बैठे हैं बाहर, वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब और तरीके इंसाफ की इतनी फॉलोइंग है। मुझे याद है एक दफा ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हमने कॉल दी थी, 100 लोग नहीं आए थे जब मियां साहब को अस्पताल से जेल शिफ्ट किया जा रहा था। तो वो जो क्राउड पुल है, जो स्ट्रीट पावर आप इमरान खान साहब के पास है, शायद वो बाकी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है। लेकिन उसको थोड़ा सा बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं फिर ये मेरा अपना जाती मानना ही है कि गिरफ्तारी देनी चाहिए खान। अच्छा काशिफ, क्या लगता है कि खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जिस तरह से अपेरेंटली उनके जो रीजंस हैं वो ये हैं कि उनको खतरा है। इसके अलावा वो ये फोर्सी कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड एक तरह से डेवलप की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि उनके एक्चुअल खदशात क्या है? देखो, खदशात एक तो जिंदगी के खदशात है। वो कहते हैं कि एक कातलाना हमला उन पर ऑलरेडी हो चुका है। बल्कि ये भी बात तरीके इंसाफ के लोग कहते हैं कि ये ना हो कि उनको जेल में, जो कि इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि कुछ कर न दें, मार न दिया जाए। लेकिन गिरफ्तारी तो देखें, अगर आप इलेक्शन कैंपेन के लिए खान साहब जब भी बाहर निकलेंगे, गिरफ्तारी तो वो किसी टाइम पे भी रोड पे या किसी जगह भी कर सकते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इतना बड़े सूबे हैं, अगर वहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए जाएंगे, गिरफ्तारी तो किसी जगह भी की जा सकती है। लेकिन उनके खदशात तरीके इंसाफ के अपनी जगह। अब ये वो गिरफ्तारी अगर नहीं देंगे आज से, कल उनको जमानत नहीं मिलती। इससे पहले भी कोर्ट ने उनको लिमिटेड टाइम की जमानत दी है। जब उनका वारंट जारी हुए थे तो कोर्ट ने एक लिमिटेड टाइम शायद 13 तारीख तक किया है कि आप उस दौरान पेश तो उनको होना पड़ेगा। जितने केसेस उन पर चल रहे हैं, 82 के करीब FIR है इमरान खान साहब पर। देखिए सर, अब ये इसके भी दो एलिमेंट्स है ना, एक सिंगल एलिमेंट नहीं है। एक एलिमेंट तो ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए, ही हैज टू सबमिट टू द लॉ, दिस इज द लॉ, whether you like it or not। लेकिन पिछले 4 साल में भी बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग नून के अंदर रहे पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार किए गए, उनको भी पसंद नहीं था कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी दी और अंदर उनको बहुत महीने जेल में वक्त गुजारना पड़ा। दूसरा एलिमेंट जो इसके साथ ही एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, वो थोड़ा सा जो बड़ा सियासी और जमहूरी एलिमेंट है।
आज फिर मरीम नवाज साहबा ने अपनी तकरीर में इलेक्शन की जो कंडीशंस बयान की हैं, मैं पिछले 4 साल जमहूरियत के जो नारे सुनता रहा हूँ कि इस मुल्क में सिलेक्टर और सिलेक्टेड है, आज फिर वही चेहरे बदल गए हैं, तरीका तो वही चल रहा है। जमहूरियत उनको भी नहीं चाहिए, वो भी सिलेक्ट होके आना चाहते हैं। उन्होंने भी देखे आज जो एलामिया आया इलेक्शन कमीशन का, आप क्या इमेजिन कर रहे थे आज से महीना पहले कि जब इलेक्शन कमीशन पूछेगा उनसे कि हमने इलेक्शन कराने और इदारे लिख के दे देंगे जी हम नहीं सिक्योरिटी दे सकते, हम पुलिस नहीं दे सकते, ये है कौन? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियरली कहता है कि तमाम इदारे इन एड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन स्कीम के लिए मदद करें। यहाँ इदारे फैसला करेंगे कि इलेक्शन होने या नहीं, वो वजूहात दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन आप कहेगा जी हम इलेक्शन नहीं कराते क्योंकि देखें जी सिक्योरिटी कोई नहीं दे रहा, पुलिस नहीं है, फौज नहीं आ रही, हम इलेक्शन कैसे कराएं? मुझे जो बताया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि 1.5 लाख पुलिस है पंजाब की, 4.5 लाख एहलकार चाहिए सिक्योरिटी के लिए पंजाब में से, खैबर पख्तूनख्वा उसके अलावा। तो ये दोनों तरफ से अगर इमरान खान साहब आइन और अपने आप को उस कानून के सामने सबमिट नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीडीएम की जमातें हैं, कोई ये जमहूरी काम करेंगे जो हो रहा, ये तो मजाक है हमारे मुल्क के साथ। हमने नई सबक ना सीखा है और मैं माफी चाहता हूं हमने सीखना भी नहीं। ये मुल्क को ऐसे ही चलाना चाहते हैं। एक कुर्सी है, आपने उस कुर्सी पे सबका बैठने का दिल है और उसके लिए वो कोई भी डील करने, कुछ भी करने को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, किसी के साथ भी मिलकर चलने को तैयार है। दिस इज व्हाट दे वांट, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। काशिफ, आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से, मेरा ख्याल बड़ा फेयर एक एनालिसिस किया है मस से। आपको लगता नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं, एक तरह से जो आपकी बातों से भी इनडायरेक्टली मुझे फील हो रहा है कि वो इन्हीं के ट्राइब में आ चुके हैं, हुकूमत के ट्राइब में हैं या एस्टेब्लिशमेंट के ट्राइब में, वो तो चाहते थे कि कन्फ्रंटेशन की तरफ बातचीत जाए, लड़ाई झगड़े की तरफ जाए और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के या इलेक्शन वगैरह जो है ना कराए जाएँ। और ख़ान साहब उनका काम आसान कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करके। जैसे आज वाली बात है कि आपने जाना था, पेशी है, अब चले जाएँ, कोई मतलब ग्रांट तो उस वक्त जारी हुआ ना जब आप नहीं गए, तो आपके पास तो टाइम था ताकि हुकूमत के पास, लोगों के पास, आपके मुखालफिन के पास कोई एतराज़ ना रह जाए जी खान साहब अदालतों में नहीं जाते, सबमिट नहीं करते या रजिस्ट करते हैं। मेरा ख्याल हुकूमत तो बड़ी खुश होगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती जा रही है। जैसे आज उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन के लिए हमारे पास बंदे नहीं है, वो कहेंगे देख नहीं पंजाब में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, PSL चल रहा है और हम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते। सर देखिए PSL तो इतवार को खत्म हो जाएगा रऊफ साहब, लेकिन देखिए आज ही गिरफ्तारी का फैसला, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल था कि आज ही गिरफ्तारी का फैसला क्यों किया गया। आपने देखा पिछले 2 हफ्ते में मल्टीपल टाइम्स पुलिस गई, वारंट सर्व करके आ गई, सुना कि आज गिरफ्तार होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस गई, पुलिस ने पोजीशन ली और फिर वापस आ गई। आज इलेक्शन कमीशन ने ये जो एलामिया जारी किया है, अभी अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश ना हो रही होती तो आज हम और आप ये बात कर रहे होते कि कैसे सिक्योरिटी नहीं देने से इनकार कर सकती है फौज, कैसे इलेक्शन कमीशन के कहने पर या मांगने पर पुलिस कहती है, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी कहती है कि हम पुलिस नहीं दे सकते। ये हम आज गुफ्तगू कर रहे होते, शायद आप तोशाखाना पर गुफ्तगू कर रहे होते कि मैं ये सवाल करने वाला था, मैं अगला सवाल यही करने वाला था आपसे। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि इतना बड़ा तोशाखाने का इशू बना हुआ है, 2-3 दिन से रोला पड़ा हुआ है, लोगों के सामने बड़े बड़े लोग ये एक्सपोज हो रहे थे, तो ऑल ऑफ सडन ये कुछ डेवलपमेंट जो हुई है उससे तो तोशाखाना पीछे चला गया, एकदम इस पर फोकस हो गया है। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? इमरान खान साहब को हो रहा है या ये शरीफ बिरादरी को हो रहा है? सर देखिए, शरीफ बरादरी को इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जो 12, 13, 14 महीने तोशाखाना की कैंपेन बिल्ड की गई थी और एक ऐसी चीज पर बिल्ड की गई थी जिस हमाम में आज पता चला कि सारे नंगे उनका जो पिछले 15 महीने या 10 महीने 11-12 महीने से आप क्या सुन रहे हैं, घड़ी चोर, चीनी चोर, फलाना चोर, लेकिन सबसे ज्यादा तोशाखाना का चोर है, घड़ी तक नहीं छोड़ी, बेच के खा गया। कल पता चला कि हर वजीर आजम ने, उनके बच्चों ने, यहाँ पर तो मेड्स ने PM हाउस की घड़ियां ली हुई हैं, किसी ने नहीं छोड़ी। ये एक इशू बड़ा बन गया था जिसकी वजह से वो बयानिया डिमोलिश हो रहा था मुस्लिम लीग नून का। दूसरी तरफ मेरे लिए आज ज्यादा बड़ा इशू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया है, जिस पे आज हम बात कर रहे होते हैं कि कैसे इनकार कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस दरखास्त पर। आज सारे इदारे गए और कहते थे हमने नहीं देनी सिक्योरिटी, कैसे से और लोग सब 15 साल आगे चले जाएं, 5 साल, 10 साल, 15 साल आगे जाएं, क्या हर इलेक्शन में ऐसे ही होगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस पार्टी ने साजबाज कर ली वो कहेंगे जी हमने सिक्योरिटी नहीं देनी और इलेक्शंस नहीं होंगे, जो हुकूमत है वो चलती रहे, वो 7 साल, 1.5 साल, 2-2 साल एक्सटेंड करे, 5 साल इलेक्शन आपने कराए इस मुल्क में। ये ज्यादा बड़ा इशू बन जाना था
आज का जो एलामिया है मेरा ख्याल है ज्यादा बड़ा इशू बनना था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ अच्छा सर जी, हमने देखा भी थोड़ी देर पहले ट्वीट है चौधरी परवेज अली साहब का। मैं तो तवक्को कर रहा था कि इस वक्त जहाँ पे बेचारा पीटीआई का आम वर्कर जो है वो लड़ाइयाँ लड़ रहा है, जख्मी हो रहा है, आ रहे हैं वहाँ पे, आंसू गए, सब कुछ भुगत रहा है वहाँ पे, कम से कम 2-3 लोगों को तो नजर आना चाहिए था, एक उस्मान बुजदार साहब को, एक परवेज अली साहब को। अभी परवेज अली साहब का ट्वीट है कि जनाब मुझे तो कोरोना हो गया है, तो वो घर बैठ के आज तो कह रहे होंगे खान साहब मैं तो मना करता था, मतलब हम तो मना करते थे कि ये इश्क ये मोहब्बत। हम से पंजाब में बैठे हैं, हमारे पास भी टाइम है, उधर भी है, हमारी पॉपुलैरिटी कहीं नहीं जा रही। तो चौधरी परवेज अली साहब तो फिर आज 2 हफ्ते के लिए तो साइड पे हो गए। तो ही मेड मी फीलिंग वेरी हैप्पी कि मैंने तो मना किया था खान साहब ना करें जो कुछ अब वहां पे हो रहा है। देखिए, एक तो 5 दिन की नई रेगुलेशन आ गई, तो ज्यादा 5 दिन के लिए अंदर जा सकते। दूसरा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बड़ा मुश्किल है, ये सियासी कोरोना भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, आप हो सकता है कोरोना हो सकता है उन्होंने कहा कोरोना एक ऐसी मिसाल बन गई यहाँ पे कि जिसने किसी चीज से 2 हफ्ते 10 दिन के लिए साइड पे होना, वो कहते कि मुझे कोरोना हो गया। तीसरा, देखे जहां तक असेंबली तोड़ने का मसला है रोसा, मेरा व्यू तो बड़ा क्लियर है इस चीज पर। आप जब भी कोई कदम उठाते हैं आपको लगता ही है कि आइन और कानून के मुताबिक ये होना चाहिए। अब अगर एक गैर आईनी काम हो, आगे से गेमें इस तरह की हों, सारे मिलके अगर ये कहें कि हम ये नहीं होने देंगे, उसके लिए तो कोई तैयार नहीं होता। आप जब भी एक सियासी फैसला करते हैं, वो सियासी फैसला इस बुनियाद पर होता है कि ये हम आईनी काम कर रहे हैं और इसका अगला आईनी कॉन्सिक्वेंस या आईनी नतीजा ये होगा कि इलेक्शन होंगे जो हम सकते हैं। क्या किसी को पता था कि ये जो डीलें बनी हुई थी या जो डीलें चल रही हैं, जिसमें इस हद तक मतलब बेबाकी के साथ जिताई का लाभ ज्यादा सख्त हो जाता है, खड़े होकर लीडरशिप कह रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे, पहले ये इंसाफ होगा तो इलेक्शन होगा। मरियम नवाज साहबा ने आज फिर कह दिया पहले ये करोगे तो इलेक्शन होगा। ये किसी के बात की जागीर है ये मुल्क? क्या ये किसी की ख्वाहिशात पे चल रहा है? क्या ये मुल्क इस तरह चलेगा कि जब मैं कहूंगा तो इलेक्शन होंगे, तो कल कोई और कहेगा इलेक्शन नहीं होंगे, फिर इलेक्शन नहीं होंगे? ये जो डेमोक्रेट्स है ना हमारे मुल्क के, ये कागजी डेमोक्रेट है। इनको जमहूरियत याद आती है अपोजिशन में। क्या पीपल्स पार्टी के मुंह से कोई जुमला सुना जो कि जमहूरियत के नारे मार मार हमें भी थका दिया उन्होंने? क्या आपने कुछ सुना कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए? वो कारा साहब को मैंने सुना, वो चंगे भले शरीफ आदमी थे किसी जमाने में, वो कहते हैं जनाब इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक थोड़ी हो सकती है। हजूर, इमरान खान की ख्वाहिश पे नहीं होने, ये आइन के मुताबिक होने। आइन कहता है नो लेटर देन 90 डेज, विद इन 90 डेज, 2 जगह लिखा है। आप कौन है ये फैसला करने वाले की ख्वाहिश किसकी? आपका तो फैसला सिर्फ ये है कि आइन की मंशा और ख्वाहिश, लेकिन यहाँ पर ये दलाइल इस किस्म के हैं कि कोई नहीं चाहता। तो काशिफ, आपको क्या लग रहा है, मतलब इलेक्शन नहीं हो रहे पंजाब के और केपी के तारीख तो दे दिया गवर्नर साहब ने वहाँ भी, मतलब है ये जो आज की डेवलपमेंट्स हैं इसके बाद तो ये इलेक्शन ना होने वाली बात है। तो खान साहब अब वो घेरे में हैं, वो अदालतों में जाने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं मेरी लाइफ को थ्रेट्स हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि सारी चीज़ें जो हुई हैं, खान साहब के फैसले अपनी जगह पे होंगे, उनकी पार्टी उनको डिफेंड करे, सही करे, उसके बेनिफिशरी तो ये निकले हैं यहाँ पे इस्लामाबाद वाले बैठे हुए जो चाहते थे कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने। और खान साहब ने, मेरा ख्याल है, आप इससे एग्री करें ना करें, उन्होंने भी इस तरह के स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से अननोइंगली अनइंटेंशनली बेनिफिशरी ये लोग निकल रहे हैं। ये कन्फेडरेशन वाली बात जो हो रही है इस वक्त, मतलब अदालतों में ना पेश होना या बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेना, वारंट जारी करवा लेना, ये समझ के कि मेरा वोट बैंक बढ़ेगा, लोगों में मैसेज एक जाएगा कि जनाब खान साहब नहीं डरते, अदालतों में नहीं जाते, किसी की परवाह नहीं है, तो वोट बैंक बढ़ेगा, मैं इसमें मजीद जीतूंगा। तो हम ये देख रहे हैं वही सिचुएशन को ये अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर रही है। शहबाज शरीफ साहब हूँ, मरियम हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ या जरदारी साहब हूँ, मेरी ये रीडिंग है कि ये लोग इन डेवलपमेंट से जो कुछ हो रहा है खुश होंगे और खान साहब जो हैं इतनी रेजिस्टेंस डिफेंस करके अपना नुकसान कर रहे हैं सियासी। माई व्यू इस पे आप अपना जरा टेक अगर आप सर दें। मैं सर आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। राइट सर, मैं माफी चाहता हूँ बड़ी माजरे के साथ। उसकी वजह क्या है? देखिए, ये 2 रास्ते हैं, दोनों को जरा वॉर गेम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर असेंबलियां तहलील ना होती तो क्या होता। असेंबलियां तहलील ना होती तो सर पंजाब में भी हुकूमत होती, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होती, और 4 महीने गुजर जाते। इलेक्शन का वक्त आता तो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगते 6 महीने और आगे हो जाते, और 6 महीने गुजरते वो इमरजेंसी खत्म होती, 6 महीने की और एक्सटेंशन ले सकती फेडरल गवर्नमेंट, वो 6 महीने और आगे ले जाते, तो 1.5 साल इलेक्शंस नहीं होने। अब दूसरी तरफ आ जाए, आपने जो कहा कि इमरान खान साहब के केसेस, यही केसेस होने थे। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड डिसाइड हुई थी, जिसके बारे में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने लंदन जाने से पहले कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि इमरान खान नायल होगा, इमरान खान जेल जाएगा, उसके बाद ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी हमारे लिए।
ये तो पहले से यही प्लान था। वो प्लान चौपट कर दिया वक्ती तौर पर पंजाब असेंबली तहलील करके। दिस इज हाउ आई थॉट। जो प्लान उनका था वो बड़े प्यार मोहब्बत से उस तरफ जाना था। आज भी अगर आप पंजाब की हुकूमत होती, आपका ख्याल है इमरान खान के खिलाफ ये गिरफ्तारियां ना होती? क्या उसको नायल ना किया जाता? क्या जब ये पंजाब की गवर्नमेंट थी तभी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने नायल कर दिया था 631P लगा के तोशा खाना केस में? साथ ही लिखा था कि इसका रेफरेंस भेज दें और फौजदारी मुकदमा बनाए। वो मुकदमा भी बन गया। वो केसेस जो पहले से इसी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बंद हो चुके हैं वो दोबारा खुल गए। तो यही होना था। अच्छा काशिफ, आपको 20 साल से ज्यादा पॉलिटिशियन, आप मैं एक चीज ऐड कर दूं, इसमें एज अ पॉलिटिशियन आप कोशिश ये करते हैं कि देयर इज अ प्लान दैट यू सी। आपको नजर आ रहा है कि एक प्लान बना हुआ है, आपने उस प्लान को उल्टा करना या उसको जो चौपट करना, तो आपको उस प्लान से हट के कोई मूव करनी पड़ती है। और आप ये देखेंगे जब से असेंबली तहलील हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब ये तो किसी को नहीं, इसको कौन फोरकास्ट कर सकता है कि फौज उठ के कहेगी कि हमने सिक्योरिटी नहीं दी? क्या आप ये फोरकास्ट कर सकते थे? सबका ख्याल था इलेक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया तो इलेक्शन होंगे ही होंगे। मैं तो बड़े कह रहा हूं कि मुझे वो रास्ता नजर नहीं आ रहा जिससे इलेक्शन ना हो। मैं सर रास्ता निकाल रही हूं। आपने 20 साल से ज्यादा आपको टॉक शो करते हो गए, पॉलिटिक्स कवर किए, बड़े बड़े इंटरव्यूज किए हैं, बड़े जबरदस्त आप शो करते हैं। वन ऑफ योर ग्रेट एडमायरर सर, आई मस्ट से सिंस लॉन्ग। आप जरा एक लम्हे के लिए, मतलब एक हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे डालता हूँ। अपने आप को हम इमरान खान साहब की जगह पे रखते हैं। आप बनी गाला में बैठे हुए हैं, बाहर पुलिस है, आंसू गैस हो रही है, वहाँ पे ये उस पर वाटर कैनन यूज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े लाठी चार्ज वो सब कुछ हो रहा है। आप जख्मी हैं, आपकी लाइफ को खतरे भी हैं, फिर आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है, आपकी हुकूमत खिलाफ है, आपको कहीं से रास्ता नहीं होगा। सर आप बैठे क्या सोच रहे होंगे इस वक्त कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैंने क्या कहाँ गलत किया या सही किया है, और मुस्तकबिल मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं रीडिंग की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आप इन लोगों को बड़े करीब से जानते हैं, तो आप क्या सोच रहे होते इस वक्त, या खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे होंगे बैठे हुए? अगर मैं इमरान खान होता तो इस टाइम तो मैं ज़मान पार्क में होता, क्योंकि ज़मान पार्क लाहौर में। मैं सर पहले कहा कि हाइपोथेटिकल पूछा है सर, बात दफा आपको रीडिंग लेने के लिए पूछना पड़ता है सर। हाँ चले, देखिए अगर मैं इमरान खान साहब के व्यू से देखूं, मुझे लगता है लार्जली उन्होंने, देखिए जब से उनकी हुकूमत गई उन्होंने किया लार्जली ठीक है। यानी एक गिरी हुई पार्टी जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि अब इलेक्शन में जाते इसी तरह, उस वक्त अगर नून लीग और पीडीएम इलेक्शन करा देती, ये पंजाब में 5 सीटें शायद मुश्किल से नहीं। वहां से उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर दी, उस जगह ले आए हैं जहां उन्होंने यानी लोगों से मुराद जो लोग वो असल लोग हैं इस मुल्क के, उनकी तवक्कुआत के बरक्स ज़िमनी इलेक्शन जीते पंजाब के। 20 में से 15 सीटें निकाली जो कोई तवक्को नहीं कर रहा। 11 में से 8 सीटें ले गए, यानी उन्होंने अपनी पार्टी दोबारा खड़ी कर दी, उस जगह ले आए जहां आज पीडीएम को पता है वो इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे, ना सिर्फ हार जाएंगे बल्कि इमरान खान साहब शायद एक थम्पिंग मेजोरिटी ले जाए असेंबली। उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की। जहां ये सब कह रहे थे कि असेंबली नहीं टूट सकती, उसी दिन जिस दिन एतमाद का या अदम एतमाद को नाकाम किया, परवेज इलाही साहब की अदम एतमाद को, दोपहर को जियो फेंसिंग की मिसालें दे रहे थे कि हमने फलाने को जियो फेंस किया है, एक अमरीका में एक फलानी जगह पे, ये तो नंबर पूरे नहीं है। उन्होंने सारे बंदे लाके उस प्लान को भी उल्टा कर दिया। जब ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा नहीं कराते इलेक्शन और स्टॉल कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला दे दिया। सो लार्जली मूव्स तो ठीक है, लेकिन जो आईनी और कानूनी पोजीशन होती है वो तो आप, मेरा ख्याल है लार्जली उन्होंने ठीक पोजीशंस ली, ठीक फैसले किए, जिसकी बुनियाद पे आज इस मुल्क में इलेक्शन की तैयारी हो रही होनी चाहिए। खराबी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जहां ताल्लुकात उनको बेहतर करने चाहिए थे, क्योंकि इस मुल्क में आखिरी हर्फ इलेक्शन वो एस्टैब्लिशमेंट का होता है, उनके साथ ताल्लुकात नहीं दोबारा ठीक कर पाए। वो जहां पे उन्होंने नए चीफ की तैनाती के ऊपर एक पूरी कैंपेन खड़ी की, उन्होंने लॉन्ग मार्च करके लाहौर से भी निकल आए, वो भी किसी के कहने पे निकल आए थे ताकि इस चीज को रोका जा सके। वो प्रॉब्ली उनकी सबसे बड़ी गलतियां अगर मुझसे पूछे कौन सी थी, उनको इस जो हाथियों की लड़ाई थी इस साइड की, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। वेरी वेल सेड। बल्कि अब कहते हैं जो भी है हमारे लिए काबिल कबूल है। हो सकता है ज्यादा बेहतर इस्टेब्लिशमेंट मिलती, कम गुस्से में मिलती इमरान खान साहब को अगर वो इस लड़ाई में ना पड़ता। मेरा ख्याल है ये एक गलती कर गए, अगर आप मुझसे पूछे पिछले चंद महीने। नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत एक एनालिसिस किया। मेरा ख्याल है काशिफ का शुक्रिया अदा करते, क्योंकि काशिफ के घर पे मेहमान थे और मैंने
जबरदस्ती गन पॉइंट पे इनको पकड़ के ले आए। काशिफ थैंक यू वेरी मच आपका यार, थैंक्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया Thank you, काशिफ brother. वासी हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे तोशा खाना के हवाले से। तोशा खाना की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। 1990 से 2002 जो अभी रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है उसमें वो शामिल नहीं है, ऐसा ही है क्लास ऐसा ही है। तो वो कुछ डिटेल्स हैं नवाज शरीफ के हवाले से, गुलाम इसाक खान के हवाले से और इसके अलावा फारूक लगारी के हवाले से, वो ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस अब बात करेंगे तोशा खाना की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स। वैसे तो कुछ रिकॉर्ड है जो पब्लिक हुआ हुआ है, बट जिस तरह आप बता रहे थे कि आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, उसमें 1990 से लेकर 2001 या 2 तक जो नवाज शरीफ अपने घर चीज़ें ले गए हैं, इसी तरह इसाक खान साहब और फारूक लगारी साहब, और इसमें से आई थिंक 2 के हम डिस्कस करेंगे, नवाज शरीफ और फारूक लगारी, कि ये इन लोगों ने कितना तोशा खाना से क्या क्या, कितनी मालियत से क्या क्या सामान जो है वो अपने घर लेके गए, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। वो ये है कि मतलब मैं ये पढ़ रहा था, खबर की अथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी कि शायद अदालत ये भी कह रही है कि 1990 से ऑनवर्ड का रिकॉर्ड जो है ना वो भी पब्लिक किया जाए, जैसे ये किया गया है। बिल्कुल। तो ये खबर है, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड जो है ना पहले से मौजूद है। ये बता दें, वो टेम्परिंग की बातें होती है ना, टेम्परिंग होगी हमें पता चल जाएगा। सो वी हैव, तो अब हमने ये किया गया रोजाना की बुनियादों पर आपको ये मुख्तलिफ पीरियड जो है ना, वो नवाज शरीफ साहब का 91 to 93, फिर बेनजीर भुट्टो साहब 93 to लेकर 96, लगारी साहब, गुलाम इसाक खान साहब, फिर नवाज शरीफ साहब, सो बहुत सारे सदूर दरमियान में आते रहे। सो हम इसको सेगमेंट वाइज करते रहेंगे। लोगों का चस्का है ना, जरा अपनी कौम के लीडरों का जरा देखते जाएंगे किस किस पे क्या है। इससे पहले कि मैं आऊँ, हम कोशिश करेंगे कि मैं नवाज शरीफ साहब को पढ़ूंगा, आप जरा फारूक लगारी साहब को पढ़ लीजिएगा। अगर टाइम मिला तो हम इसाक खान साहब का आज पढ़ लेंगे, नहीं तो कल आपको बता देंगे। एक छोटा सा मैं बता दूं कि अभी ब्रेक में मुझे इसाक अकवानी साहब हैं, हमारे बड़े लीडर हैं, सियासी लीडर हैं पीटीआई के, उनका मुझे फोन है जो इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई है, उन्होंने आपको याद होगा 6 रुकनी, कि पिछले हफ्ते हमारे साथ थे। तो जब हमने परवेज इलाही साहब पे उनसे पूछा था कि परवेज इलाही साहब को सदर बना दिया पीटीआई का, तो उनको कहना था कि ये पीटीआई में ओहदे वगैरह कोई होम्योपैथिक होते हैं, कोई इंपॉर्टेंस कैरी नहीं करते, दाएं बाएं बिठाने का मसला होता है, नहीं तो अदरवाइज कोई सदर की पीटीआई के कोई हैसियत नहीं होती। जवेद हाशमी साहब को भी बताया था कि ये शाहमुद कुरैशी साहब और ये आपस में लड़ते रहते हैं कि दाएं बैठना है बाएं बैठना है खान साहब के। तो उन्होंने कहा ये मेरी बात इससे प्रूव होती है, आज जो 6 रुकनी कमेटी आई है उसमें परवेज इलाही साहब सदर है ना, उनको कोई नॉमिनेट ही नहीं किया। अगर परवेज इलाही साहब ने शाम को ट्वीट कर दिया कि मुझे कोरोना हो गया है, लेकिन आप नॉमिनेशन तो वैसे ही कर लेते हैं ना कि सदर है भाई, वो मौजूद है, वो तो बाहर बैठा वीडियो लिंक इज इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, ही कैन कंट्रीब्यूट। सदर है ना, इमरान खान के बाद ही जकीम है। सो खकवानी साहब की बात तो ठीक है। साथ में उन्होंने बड़ी मजे की बात की, 6 रुकनी कमेटी में 3 पंजाब के हैं, 3 आपके खैबर पख्तूनख्वा के हैं, ना सूबा सिंध से किसी को लिया गया कराची से, ना वहाँ बलोचिस्तान से लिया गया, सिर्फ मतलब 3 जो हैं, इसमें शाहमुद कुरैशी साहब हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, सैफुल्लाह नियाजी साहब हैं पंजाब से, और केपी से आजम सवाती हैं, अमीन गंडापुर हैं, और मुराद सईद साहब हैं। नो फवाद चौधरी, उस पे जी फवाद चौधरी भी नहीं है, असद उमर भी नहीं है, असद उमर भी नहीं है, फवाद भी नहीं है। दैट्स वेरी बहरहाल कोई होगी खान साहब के जहन में मनतक होगी। बात वही उनके इसाक अकवानी साहब की प्रूव हुई है कि भाई साहब ये सदर बनाने से ये कुछ नहीं होता, तो सदर साहब घर बैठे हुए हैं, बाकी कमेटी बन गई। अब मैं आता हूँ जरा, ठीक है, तोशा खाना पे। ये वो हम आपको बता रहे हैं जो ये नवाज शरीफ साहब पहली दफा वजीर आजम बने थे 1993 में। अभी तो लोगों ने पढ़ा है ना कच्चा छठा, 2013 से लेके 2018 तक कितना माल मता है नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी, मिसेस कुलसूम नवाज क्या कुछ ले गए, करोड़ों रुपए का माल, वो तो कौम पढ़ ही चुकी है। मतलब और वो कहते थे कि हम बड़े अरबपति लोग हैं, मेरे वाले साहब बड़े अमीर आदमी थे, ये नवाज शरीफ साहब कहते, बल्कि मजाक बन गया था कि नवाज शरीफ साहब के वाले साहब जो हैं वो अमीर हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब के वाले साहब वो गरीब हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी वो बड़े गुर्बत से हम ऊपर है। बहरहाल ये कहते हैं जब 97 में इनको नवाज शरीफ साहब को तुर्कमेनिस्तान की तरफ से एक वो कारपेट मिला सर, वो 50 रुपए में अपने घर ले गए थे। ठीक है। अच्छा, फिर एक और इनको कारपेट मिला, वो नवाज शरीफ साहब 250 रुपए में ले गए थे। फिर इनको कतर के वली अहद की तरफ से ब्रीफ केस मिला, वो घर ले गए थे। अब उसमें ब्रीफ केस का हमें ये नहीं पता उसके अंदर क्या था, बड़ा ब्रीफ केस की कीमत लग गई 875 रुपए। अच्छा, 1999 नवाज शरीफ साहब को सऊदी हुकूमत से 1,05,000 रुपए की MP राइफल मिली, 14,000 रुपए वो देकर वो ले गए। 97 में नवाज शरीफ को क्राउन प्रिंस सऊदी अरब की तरफ से 38 लाख का ज्वेलरी सेट मिला, उस वक्त 38 लाख 97 में। नवाज शरीफ साहब 5 लाख रुपए समथिंग दे के साथ ले गए। 98 में इनको यूई ने इनको 9 लाख रुपए समथिंग का इनको ज्वेलरी सेट दिया, जो नवाज शरीफ साहब 1,43,000 में साथ ले गए। ये आपको पहले दौरे और दूसरे दौरे हुकूमत का बता रहा हूँ, ये 1990 और 93 और फिर 97 और 99 98 तक का। अच्छा, 1998 यूई में नवाज शरीफ को 3 लाख रुपए का ज्वेलरी सेट मिला, 51,000 रुपए दे के ले गए। 98 में यूई में ने फिर इनको 1 लाख रुपए की
ये इनको जेंट्स घड़ियाँ थी 2,43,000 रुपये मलियत की, इनको लेडीज़ वाच का तोहफा मिला, वो 64,000 रुपये वो देकर ले गए। 97 में नवाज शरीफ साहब को क्राउन प्रिंस ने 4 लाख रुपए की उन्होंने ये घड़ी दी कतर ने, जो वो 60,000 में ले गए। 97 में नवाज शरीफ साहब को कतर ने फिर 3 सूट गिफ्ट किए जिनकी कीमत 10,500 रुपये लगाई गई, जो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो 18,500 रुपये में साथ ले गए। 97 में फिर क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की तरफ से खंजर दिया गया, ये लें जो डैगर, वो 8,000 रुपये कीमत लगी, 1,450 रुपये में साथ ले गए। फिर यूई के हुक्मरान ने नवाज शरीफ साहब और कुलसूम नवाज को घड़ियाँ दी तोहफे में, और ये तोहफे में ये उन्होंने जमा करवा दी थी तोशा खाने में, ये जो घड़ियाँ मिली थी यूई की। अच्छा 1990 में वो उस पर ये आते नवाज शरीफ जो हैं इनको एक उसकी 45,000 रुपये की इनको मिली घड़ी मिली। 1990 में दुबई से मिलने वाला 2 लाख और ये 66,000 रुपये मलियत का ज्वेलरी सेट नवाज शरीफ को 40,000 रुपये में इनको मिला। 91 में रोमानिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से टेबल क्लॉथ कावा सेट मिला, वो 600 रुपये कीमत लगेगी, नवाज शरीफ साहब मुफ्त में साथ ले गए। 91 में क्राउन प्रिंस कतर की जानिब से 1,40,000 रुपये मलियत की घड़ी का तोहफा मिला, जिसे नवाज शरीफ साहब 21,000 रुपये में साथ ले गए। 91 में क्राउन प्रिंस कतर की जानिब से नेकलेस मिला 2,64,000 रुपये, तो 40,000 में ले गए। 91 में फिर क्राउन प्रिंस को 3 लाख रुपए की इनको रोलेक्स घड़ी मिली, वो 45,000 में ले गए। 92 में इनको कतर की जानिब से लेडीज़ गिफ्ट का तोहफा मिला जो 2,10,000 रुपये वो कीमत लगी, तो 32,000 रुपये में साथ ले गए। 92 में कतर ने फिर 3 लाख की लेडीज़ घड़ी दी। फिर 92 में इन्हें कतर ने तस्बीह का दिया, वो 700 रुपये में ले गए। 92 में नवाज शरीफ को इन्होंने ये गोल्ड बेल्ट दी, ये कतर ने बड़ा कुछ दिया मियाँ साहब को, माशाल्लाह बिजनेस पार्टनर भी थे ना इनके। अच्छा इंटरेस्टिंगली आज काशिफ बासी साहब के शो में यही बात हो रही थी, वो पूछ रहे थे कि मैंने कतर से मिलने वाले तोहफों की डिटेल्स नहीं देखी है उसमें, तो ये पास है ना, अपने दिल से दिल को हमारा काम होता है ना, हमारा काम रिपोर्टर है ना, ले आए कि मैं उनको दे दूंगा। अच्छा ये कतर ने फिर 92 में कतर ने फिर घड़ी की इन्हें तोहफा दिया, 200 रुपये कीमत लगी। यार कतर वाले गरीब हो गए थे। 92 में उन्होंने घड़ी दी मियाँ साहब को, 200 रुपये कीमत लगा के मियाँ साहब मुफ्त घर ले गए। 92 में कतर ने परफ्यूम का सेट दिया जिसकी नवाज शरीफ साहब की कीमत 4,500 रुपये लगाई गई, और वो 1,100 रुपये उस 1,500 में ले गए। 92 में कतर ने नवाज शरीफ को 4 सूट पीसेस का तोहफा दिया, 6,000 रुपये कीमत लगी, 500 रुपये में मियाँ साहब साथ ले गए और घर ले गए। फिर काजाकिस्तानी से गाउन विद कैप मिला, 300 रुपये कीमत लगी, मुफ्त ले गए जनाब। फिर 97 में श्रीलंका के वजीर खारजा की तरफ से टी सेट की कीमत 5,000, डिनर सेट की कीमत 15,000 रुपये लगाएगी, जो 3,500 रुपये मियाँ साहब देंगे। वही आप वाली बात, सारे घर का सामान इकट्ठा हो रहा था, टेबल का, घर का, खाने पीने का सारा। अच्छा इसके बाद सऊदी अरेबिया से इनको MP राइफल मिली जो 14,500 रुपये में मियाँ साहब साथ ले गए। जलावतनी के बाद नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया ने मर्सिडीज गाड़ी दी, वो 42 लाख रुपए मलियत की गाड़ी जो थी उसकी कीमत थी वो 6 लाख रुपए में ले गए। अगर आप फारूक लगारी साहब के जी मैं क्विकली मैं थक गया हूं, मैं पढ़ते बताती हूँ। अच्छा साबिक सदर फारूक लगारी की डिटेल्स ये है कि इन्होंने सिर्फ UAE से 1 करोड़ रुपए मालियत की घड़ियों ज्वेलरी सेट्स का तोहफा वसूल किया। UAE से मिलने वाले 1 करोड़ रुपए मालियत की घड़ियां और जो ज्वेलरी सेट्स थे वो फारूक लगारी साहब 16 लाख रुपए में घर लेके गए। क्राउन प्रिंस सऊदी अरब से मिलने वाली 59 लाख मालियत की मर्सिडीज कार फारूक लगारी 9 लाख रुपए में साथ ले गए। अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब से मिलने वाला 38.5 लाख मालियत का ज्वेलरी सेट फारूक लगारी 6 लाख में घर ले गए। फिर फारूक लगारी ने मुख्तलिफ ममालिक से 117 तहाइफ हासिल किए। मलिका एलिजबेथ से मिलने वाला टेबल क्लॉथ फारूक लगारी सिर्फ 625 रुपए में साथ ले गए। इसके अलावा अफगानिस्तान के सदर से मिलने वाले कालीन की कीमत 700 रुपए लगाई गई, जिसे साबिक सदर फारूक लगारी मुफ्त घर ले गए। सदर तुर्कमानिस्तान से मिलने वाले लेडी सूट और स्कार्फ की कीमत 800 रुपए लगाई गई, ये भी मुफ्त में ले गए। तुर्कमानिस्तान के सदर से मिलने वाला कपड़ों का 4 पीस पर मुश्तमिल सेट फारूक लगारी से 50 रुपए में ले गए। सदर तुर्कमानिस्तान से मिलने वाली पर्स की कीमत 100 रुपए लगाई गई, जिसे फारूक लगारी ने मुफ्त हथियार लिया। ये तो बहुत ही सस्ते उन्होंने तोहफे दिए हैं। कमांडर ऑफ रॉयल सऊदी नेवल फोर्स से मिलने वाली राइफल 2,500 में साथ ले गए। सदर मुत्तहिदा अरब शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान ने फारूक लगारी को कीमती घड़ी ज्वेलरी सेट का तोहफा दिया। 6 लाख मालियत की घड़ी फारूक लगारी 1 लाख रुपए अदा करके ले गए। इसके अलावा सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब से सदर मुत्तहिदा अरब से मिलने वाला 3.25 लाख मालियत का ज्वेलरी सेट 49,000 में घर ले गए। सऊदी अरब से तोहफा मिलने वाली 4.5 लाख मालियत की घड़ी फारूक लगारी ने 69,000 में ले ली। सदर अजरबैजान से मिलने वाला कारपेट फारूक लगारी ने 875 रुपए में लिया। और ब्रेक के लिए कहा जा रहा है क्लास साहब ले लें जी, बहुत सारी लंबी डिटेल है मेरा ख्याल है बस साहब नहीं हो सकेगा जी। बिल्कुल ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक एंड कंटिन्यूइंग फ्रॉम द सेम, हम बात कर रहे थे साबिक सदर फारूक लगारी की। और अगली चीज, सदर उज़्बेकिस्तान से मिलने वाले स्कार्फ की कीमत 150 लगाई गई, जिसे फारूक लगारी ने मुफ्त रख लिया। फिर हिलरी क्लिंटन से मिलने वाले शीशे के गुलदान की कीमत फारूक लगारी के लिए 4000 रुपए लगाई गई, 750 रुपए में वो ये घर ले गए। फिर सदर यूएई से मिलने वाले 9 लाख मालियत के 3 ज्वेलरी सेट्स को फारूक लगारी 1,33,000 रुपए में घर ले गए। सदर यूएई से मिलने वाले 8.5 लाख रुपए मालियत के ज्वेलरी सेट और 2 कीमती घड़ियों को फारूक लगारी 1.25 लाख में घर ले गए। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया से मिलने वाले जेंट्स और लेडीज 2 सूटों के कपड़े की कीमत 2000 रुपए लगाई गई और ये भी मुफ्त साथ में ले गए। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया से मिलने वाला क्रॉकरी सेट फारूक लगारी ने 125 रुपए में लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा से मिलने वाली लकड़ी के डेकोरेशन पीस की कीमत 100 रुपए लगाई गई, जो मुफ्त ले गए। सदर यूएई से मिलने वाली 12 लाख मालियत की 3 घड़ियों को फारूक लगारी ने 1,83,000 रुपए में ले लिया। इसके अलावा सदर यूएई से मिलने वाली 8 लाख रुपए मालियत की घड़ी को फारूक लगारी 1.25 लाख रुपए में घर ले गए। सदर यूएई से मिलने वाली 10.25 लाख रुपए मालियत की 3 ज्वेलरी सेट्स को फारूक लगारी 1.5 लाख में घर ले गए। और साबिक सदर फारूक लगारी तोहफे मिलने वाले सूटकेस, गुलदान, कैप्स, टेबल क्लॉथ, लेडी गाउन और जुराबें तक साथ ले गए और तोहफे मिलने वाले पिस्तौल और राइफल भी साथ ले गए। ये शो स्टॉपर था सर, ये सूट और टेबल क्लॉथ और जुराबें और लेडी गाउन। टाइम नहीं है, बस टाइम खत्म हो गया है। और